अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वाइटल साइंस में रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे रेस्पिरेशन में और कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको रिमूव करते हैं बॉडी से। द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग आप कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मेन स्टिमुलस होता है, primary chemical stimulus for breathing. When carbon dioxide level in the blood is high, there is a stimulation for breathing. कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी केमिकल स्टिमुलेंट है ब्रीथिंग का, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा होता है पीएच ऑफ योर ब्लड, ठीक है। तो पीएच जब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में बिल्टअप हो जाती है तो वो वाटर के साथ मिलके रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देती है, ठीक है, और फिर बफर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो आपकी जो बॉडी है वो बिग पीएच चेंजेस को टॉलरेट नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने की कोशिश करते हैं। स्पेशल सेंसर्स होते हैं आपकी बॉडी में, जिन्हें हम कीमो रिसेप्टर्स का नाम देते हैं आपके ब्रेन में, ब्लड वेसल्स में। वो जब देखते हैं कि पीएच में चेंजेस आ रहे हैं, वो ब्रीथिंग सेंटर जो ब्रेन में उनको सिग्नल्स देते हैं, ठीक है, और पीएच को नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल जो है वो ड्रॉप कर सकता है और उस पर हम ऑक्सीजन दे सकते हैं पेशेंट को फौरी तौर पे, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड में स्मॉल इंक्रीज भी आ जाता है उससे बहुत जल्दी पीएच बैलेंस डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए हमारा ब्रेन ज़्यादा सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की चेंजेस जो आ रही हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन लेवल चेंजेस। इसलिए कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मेन ड्राइवर है ब्रीथिंग का, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है ब्लड की पीएच को और आपकी बॉडी प्रायोरिटाइज़ करती है कि पीएच को स्टेबल रखें। तो उसकी वजह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं तो उसको हम चेंजेस को पेशेंट को दोबारा स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। फिर इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं अगर हम रेस्पिरेशन में बात करें। जैसे हमने कहा था एक्ट ऑफ ब्रीथिंग है, तो इसमें इनहेलेशन ब्रीथ इन करना और एक्सहेलेशन ब्रीथ आउट करना। 3 प्रोसेस होते हैं, वेंटिलेशन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रही है और परफ्यूजन हो रही है। अब इसमें आपकी जो रेस्पिरेशन में इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है। वेंटिलेशन क्या है? जब वेंटिलेशन सिंपल मूवमेंट ऑफ एयर है, मूवमेंट ऑफ गैसेज है इन एंड आउट ऑफ द लंग। ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को लीव करती है। ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है और इसमें डायफ्राम और आपके चेस्ट मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर अगर हम डिफ्यूजन की बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर एंड दिस अकर्स इन द एल्वियोकैपिलरी मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन क्या है कि मूवमेंट होना गैसेज का अक्रॉस द लंग मेम्ब्रेन। लंग की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे गैसेस का मूव करना, ऑक्सीजन एयर से लंग्स में जाती है और वहाँ से ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में जाती है। और ये क्यों होता है कि अगर कंसंट्रेशन में गैसेस कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ रहा है। देन हम परफ्यूजन की बात करते हैं। परफ्यूजन में हम क्या कहते हैं? द अवेलेबिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ ब्लड, कि आपका ब्लड कितना अवेलेबल है और कितना मूव कर रहा है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ परफ्यूजन को कह सकते हैं कि हमारा फ्लो ऑफ ब्लड कितना है थ्रू आउट द लंग। ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में लेके जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन को पिकअप करता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ये सर्कुलेटरी प्रोसेस है जिसे हार्ट कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन फ्लो ऑफ ब्लड कितना हो रहा है आपका लंग्स से, उसे हम परफ्यूजन का नाम देते हैं। मतलब अगर ये हम कंप्लीट देखें जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें वेंटिलेशन भी हो रही है। वेंटिलेशन में एयर लंग्स में आ रही है, डिफ्यूजन में एयर गैसेज जो है एक्सचेंज हो रही हैं एयर और ब्लड के बिटवीन, और परफ्यूजन में वो जो गैसेज हैं वो ब्लड स्ट्रीम में परफ्यूजन का मतलब है कि आपका ब्लड फ्लो कितना है, ठीक है, आपका थ्रू आउट द लंग्स ब्लड फ्लो कितना है, आपका ब्लड मूव कितना कर रहा है, आपका ब्लड अवेलेबल कितना है कि वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग की, कौन कौन सी ब्रीथिंग की टाइप होती है। इसमें हमारे पास कोस्टल ब्रीथिंग आ जाती है और डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग आ जाती है, ठीक है। कोस्टल ब्रीथिंग को हम चेस्ट ब्रीथिंग का भी नाम देते हैं। इन्वॉल्व द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड अदर एक्सेसरी मसल सच एज द स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल, ठीक है। ये ब्रीथिंग है जिसमें आपका जो रिब केज है वो आपको हेल्प करता है ब्रीथ करने में। जब आप ब्रीथ इन करते हैं आपकी रिब्स अप मूव करती हैं, आउटवर्ड मूव करती हैं, चेस्ट एक्सपेंड होती है और एयर डायरेक्टली लंग्स में जाती है। जब आप ब्रीथ आउट करते हैं रिब डाउन मूव करती हैं, इनवर्ड मूव करती हैं, चेस्ट श्रिंक करता है और एयर बाहर की तरफ जाती है। तो जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो एयर लंग्स में जाएगी, जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो एयर आउटसाइड जाएगी। फिर हम डायफ्रैग्मेटिक की बात करें
तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है आपकी डायफ्राम की, इसे हम बेली ब्रीथिंग का नाम देते हैं, जिसमें आप डायफ्राम को यूज़ कर रहे होते हैं। डायफ्राम क्या है, आपके लंग्स के बिलो एक डोम शेप मसल होता है जिसे हम डायफ्राम का नाम देते हैं। जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड मूव करता है, और आपकी बेली आउटवर्ड मूव करती है। लंग एक्सपेंड करते हैं और एयर के साथ फिल हो जाते हैं, और जब आप ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं तो आपका डायफ्राम रिलैक्स करता है और अपवर्ड मूव करता है, ठीक है। उसकी वजह से एयर जो है वो लंग से पुश आउट होती है। द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, इसलिए इसे बेली ब्रीथिंग का भी नाम दिया जाता है, और डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन और डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से हो रही है। जैसे हमने कोस्टल ब्रीथिंग में कहा, उसमें चेस्ट राइज करती है, इसमें एब्डोमेन मूव करता है। फिर हम मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हम ड्यूरिंग इन्हेलेशन देखेंगे। आपकी इन्हेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्लैटन करता है, आपकी बॉडी चेस्ट में स्पेस क्रिएट करती है ताकि एयर आपकी लंग्स में जा सके, फ्लो कर सके। इसमें सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा, फ्लैट हो जाएगा। रिब केज आपके अप मूव करेंगे और आउट मूव करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है इंटरकोस्टल मसल्स की। उसके बाद स्टर्नम आउटवर्ड मूव करता है, इनलार्ज कर देता है, थॉरिक्स को ज़्यादा स्पेस बन जाती है इनसाइड द थॉरिक्स, चेस्ट कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, एंड परमिटिंग द लंग्स टू एक्सपेंड, ठीक है। और आपके लंग्स क्या है, एक्सपेंड करते हैं, और एयर बाहर से हाई प्रेशर से अंदर लो प्रेशर होता है तो वहाँ पे मूव करती है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरिंग एक्सलेशन। ड्यूरिंग एक्सलेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि आपकी एक्सलेशन में किस तरह से मूवमेंट्स हो रही हैं। सबसे पहले तो डायफ्राम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पे रिलैक्स करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, डोम शेप में आ जाएगा। रिब केज डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेंगे, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करते हैं, चेस्ट कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, थोरैक्स में स्पेस कम हो जाती है, और एयर जो है मतलब हायर प्रेशर क्रिएट हो जाता है देन आउटसाइड एयर प्रेशर, तो एयर आउट ऑफ द लंग्स पुश आउट होती है। देन हम बात करते हैं कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में, इसमें हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल एडल्ट इंस्पायरेशन लास्ट 1 to 1.5 सेकेंड, जो एडल्ट इंस्पायरेशन होती है वो 1 to 1.5 सेकेंड होती है, और एक्सपायरेशन क्या होती है, लॉन्गर होती है, 2 to 3 सेकेंड्स तक होती है। इंस्पायरेशन शॉर्टर होती है क्योंकि इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्रेन जो है नर्व इम्पल्सिस भेज रहा है ताकि इन्हेलेशन स्टार्ट की जाए, और एयर क्विकली रश इन करती है क्योंकि सडन प्रेशर ड्रॉप होता है, इसलिए इन्हेलेशन फास्ट और फोर्सफुली होती है। एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, जस्ट रिलैक्सेशन हो रही है, लंग्स स्लोली रिकॉइल कर रहे हैं, ठीक है, और एयर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लंग्स को रिलीव करती है, फोर्सफुली नहीं करती, इसलिए एक्सलेशन स्लोअर होती है और प्रोलॉन्ग्ड होती है। देन हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं आपकी ब्रेन में जो कंट्रोल करते हैं आपकी ऑटोमेटिक ब्रीथिंग को, और ये मेडुला और पोन्स में लोकेटेड होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेडुला ऑब्लंगेटा की, ठीक है, मेडुला रेस्पिरेटरी सेंटर है जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा में लोकेट होता है, मेडुला का रेस्पिरेटरी सेंटर। इसके मेन पार्ट में आपके पास आ जाता है, एक तो इंस्पायरेटरी सेंटर होता है, एक एक्सपायरेटरी सेंटर होता है। इंस्पायरेटरी सेंटर इन्हेलेशन कॉज करवाता है, और एक्सपायरेटरी सेंटर इन्वॉल्व होता है, एक्टिव होता है ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सलेशन। उसके बाद अगर हम पोन्स की बात करें, पोन्स में भी पोन्टीन रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं जो लोकेट होते हैं, और वो कंट्रोल करते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग को। मेडुला बेसिक ब्रीथिंग रिदम जनरेट करता है, और पोन्स आपके उस रिदम को रेगुलेट करता है और एडजस्ट करता है। मतलब रिदम जनरेट कौन कर रहा है, मेडुला जनरेट कर रहा है, और पोन्स उस रिदम को एडजस्ट कर रहा है और रेगुलेट कर रहा है कि कितनी डेप्थ होनी चाहिए, कितना रेट ऑफ ब्रीथिंग होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। फिर हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स आ जाते हैं। कीमो रिसेप्टर वो सेंसर्स होते हैं जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड को मॉनिटर कर रहे होते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेवल, पीएच लेवल, और उसके अकॉर्डिंग ब्रीथिंग को एडजस्ट करते हैं। जैसे अगर ये मेडुला सेंटर में भी होंगे, मेडुला में भी होंगे, कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज़ में भी होंगे। मेडुला में इनका फंक्शन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी ब्रेन में, वो एसिड बनाएगी और पीएच को लोअर कर देगी। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में राइज होगा तो ये ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ कर देंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम किया जा सके। फिर हम कैरोटिड एओर्टिक बॉडीज़ की बात करते हैं। ये कैरोटिड आर्टरीज़ में
लोकेटेड होती हैं और ये लो ऑक्सीजन को डिटेक्ट करती हैं और हाई कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच लेवल इन चीज़ों को डिटेक्ट कर रही होती हैं और सिग्नल्स भेजती हैं ब्रेन तक ताकि ब्रीथिंग को मैनेज किया जा सके। फिर एओर्टिक बॉडीज़, ये जो रिसेप्टर हैं कीमो रिसेप्टर, ये आर्च ऑफ एओर्टा में लोकेट होते हैं। ये भी इन तीनों को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच का लेवल मॉनिटर कर रहे होते हैं और जैसे ही ये चेंजेस देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ब्रीथिंग को एडजस्ट करते हैं। देन हमने कहा मेडुला ऑब्लिंगेटा रेस्पिरेटरी सेंटर में आ जाता है। ये प्राइमरी सेंटर है रेस्पिरेशन के लिए। फिर हम पोन्स की बात करते हैं। पोन्स आपको पता है पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम होता है। हमने कहा ये रेगुलेट करता है ब्रीथिंग को, मॉडिफाई करता है। इसके दो मेन सेंटर होते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर। अपर पार्ट ऑफ पोन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेट होता है। ये एक तो इंस्पायरेशन को लिमिट करता है, मतलब लंग्स को ओवर इन्फ्लेट नहीं होने देता, ठीक है, और ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ करता है। अगर इंस्पायरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसका स्विच ऑफ सिग्नल के तौर पे एक्ट करता है और कंट्रोल करता है, क्वालिटी ऑफ ब्रीथिंग को मेंटेन रखता है। फिर एपन्योस्टिक सेंटर की बात करें, ये लोअर पार्ट ऑफ पोन्स में लोकेट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है डीप और प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन के लिए, मतलब इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो डीपर इनहेलेशन कर सकें। इसलिए मतलब एपन्यूस्टिक सेंटर इंकरेज करेगा डीपर और लोअर इनहेलेशन को, न्यूमोटैक्सिक सेंटर लिमिट करेगा इंस्पायरेशन को। इकट्ठे मिलकर ये स्मूथ करते हैं और रेगुलेट करते हैं ब्रीथिंग को ताकि ब्रीथिंग रिथमिक रहे और एफिशिएंट रहे। देन हमने कहा कैरोटिड एओर्टिक बॉडीज़ की हमने बात की। हमने कहा कि इनमें कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि विच टेक अप द वर्क ऑफ ब्रीथिंग जब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स इन द मेडुला आर डैमेज। अगर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो मेडुला में वो डैमेज हो जाएँ तो ये जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी में, ये वर्क ऑफ ब्रीथिंग को इनको मेनटेन रखते हैं। इनमें ये कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज़ मेन साइट्स होती हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर की। कैरोटिड बॉडीज़ हमने कहा कि ये कहाँ पे होती हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज़ में, वहाँ पे लोकेट होते हैं कीमो रिसेप्टर और ये चेंजेस देख रहे होते हैं। ऑक्सीजन में कोई चेंज आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में आ रहा है, हाइड्रोजन आयन में आ रहा है और फिर ये सिग्नल भेजते हैं अगर इनमें चेंज आता है ब्रेन स्टेम की तरफ। इस तरह एओर्टिक बॉडीज़ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो आर्च ऑफ एओर्टा में लोकेट होते हैं। इनमें कीमो रिसेप्टर सेल्स होते हैं और ये भी इन चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। देन हमने कहा मसल और जॉइंट कंटेन प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। आपके मसल और जॉइंट में प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बॉडी की पोजीशन के बारे में, मूवमेंट के बारे में और मसल एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते हैं स्केलेटल मसल में भी होते हैं, डिटेक्ट करते हैं मसल की स्ट्रेंथ को, लेंथ को, ये देखते हैं कि कितना मसल स्ट्रेच है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं ताकि वो ब्रीथिंग और पोस्चर को एडजस्ट करें। एक्सरसाइज और मूवमेंट के दौरान आपकी जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते हैं ये रेस्पिरेटरी सेंटर को सिग्नल देते हैं ताकि वो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ करे और डेप्थ इंक्रीज़ करे। अगर तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, जैसे एक्सरसाइज में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो ये क्या करते हैं, ये रेस्पिरेटरी सेंटर को सिग्नल देते हैं कि आप ब्रीथिंग रेट और डेप्थ को इंक्रीज़ करें। फिर हमने कहा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं रेस्पिरेशन को। एक्सरसाइज, सबसे पहले एक्सरसाइज इफेक्ट कर रही है रेस्पिरेशन को। जब हम एक्सरसाइज करेंगे हमारे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए और हाई ऑक्सीजन डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। मतलब एक्सरसाइज में आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ करता है। फिर हम पेन की बात करते हैं। पेन है, चेस्ट में है, एब्डोमेन में है, वो क्या करता है, उसकी वजह से हम शैलो और रैपिड ब्रीथिंग करते हैं, मतलब टेकिपनिया की तरफ जाते हैं और बॉडी मूवमेंट को लिमिट कर देती है ताकि ज़्यादा पेन आपका एग्रीवेट ना हो, बढ़ ना सके। उसके बाद हम स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करें। हमने कहा स्ट्रेस में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है जो बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है और उसके लिए मोर ऑक्सीजन डिलीवरी चाहिए होती है, इसलिए हमारी जो रेस्पिरेशन है वो फास्टर हो जाती है और इरेगुलर हो जाती है। फिर इंक्रीज एल्टीट्यूड की बात करें, इंक्रीज एल्टीट्यूड पे आपका जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो लोअर हो जाता है, हाइपोक्सिक कंडीशन में जा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से फास्टर और डीपर ब्रीथिंग होती है ताकि ऑक्सीजन अपटेक को इंक्रीज़ किया जा सके, चाहे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेशर आपका लोअर है।
देन हम मेडिकेशन की बात करते हैं, इसमें ये स्लो भी कर सकते हैं रेस्पायरेशन को, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं रेस्पायरेटरी रेट को, टेकिपनिया की तरफ लेके जा सकते हैं और ब्रेडिपनिया की तरफ भी लेके जा सकते हैं। ओपाइड्स और एनेस्थेटिक्स जो होते हैं ये स्लो कर देते हैं रेस्पायरेशन रेट को। फिर हम रेस्पायरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं रेस्पायरेटरी में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, COPD, एस्थमा है, नमूनिया है, हार्ट फेलियर है, ये भी आपकी ब्रीथिंग को इनएफिशिएंट कर सकते हैं, क्योंकि इन डिजीज़ में आपके लंग्स और हार्ट इतना वर्केबल नहीं होते कि वो एनफ डिलीवर कर सकें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को इफेक्टिवली रिमूव कर सकें। इसकी वजह से ब्रीथिंग इफेक्ट होती है। फिर अल्ट्रेशन इन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बैलेंस, इम्बैलेंस आ रहा है अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, एसिडोसिस की कंडीशन में, तो वो भी इफेक्ट करती है, चेंज करती है आपकी ब्रीथिंग पैटर्न को। बॉडी रेस्पिरेशन को एडजस्ट करती है ताकि अपनी pH को रिस्टोर कर सके और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए। ट्रॉमा है, ट्रॉमा की कंडीशन में इंजरी हुई है चेस्ट में, लंग में, स्पाइनल कॉर्ड में, उसकी वजह से ब्रीथिंग इफेक्ट होगी। पेन, मसल डैमेज की वजह से आपकी नॉर्मल वेंटिलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। फिर इन्फेक्शन की बात करते हैं, इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस में हो सकता है, सेप्सिस में हो सकता है, नमूनिया में हो सकता है, उसकी वजह से ब्रीथिंग इनएफिशिएंट, फास्टर और लेबर्ड होती है, क्योंकि तब ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल करना चाह रही होती है बॉडी और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है, क्योंकि फीवर आपके मेटाबॉलिक रेट को, इन्फेक्शन में फीवर होता है और वो आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर देता है, इसलिए ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है, तो फास्टर रेस्पिरेशन। देन अगर हमने क्लाइंट का रेस्पिरेटरी रेट असेस करना है तो नर्स को किन चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। एक तो नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न के साथ, नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न एडल्ट में 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। इसमें रिदम उसका देखना है कि रेगुलर है, स्मूथ है, डेप्थ ज़्यादा, बहुत गहरे सांस नहीं लेने चाहिए, बहुत शैलो नहीं लेने चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए, कोई डिस्ट्रेस के साइन ना हो, तो ये चीज़ें हम देखनी होती हैं। क्लाइंट का नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न देखना है, क्लाइंट के कोई हेल्थ प्रॉब्लम जो इफेक्ट कर रहे हो रेस्पिरेशन को, जैसे हमने कहा रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं रेस्पिरेशन को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कॉज करवाती हैं। देन हम मेडिकेशन और थेरेपीज़ की बात करते हैं जो रेस्पिरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने कहा डिप्रेसेंट्स हैं, ओपाइड्स वगैरह, ये ब्रीथिंग को स्लो कर देते हैं। स्टिमुलेंट्स होते हैं, कैफीन, ये इंक्रीज़ कर देते हैं रेस्पिरेटरी रेट को, तो वो देखना है कि मेडिकेशन कौन कौन सी इफेक्ट कर रही है। किसी मेडिकेशन की वजह से तो पेशेंट के रेस्पिरेटरी रेट पे इफेक्ट नहीं आ रहा। देन हम बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ क्लाइंट रेस्पिरेशन टू कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये क्लोजली लिंक्ड होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट है, लंग्स ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, ब्लड में जाता है, फिर हार्ट ही पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हार्ट और लंग्स लिंक्ड होते हैं इनकी वर्किंग। फिर एफिशिएंट ब्रीथिंग होगी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, ब्लड pH मेंटेन होगी, तो उसकी वजह से हार्ट और वेसल्स प्रोटेक्ट रहती हैं। लो ऑक्सीजन होगी तो वो स्टिमुलेट करेगी सिंपैथेटिक रिस्पांस को, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। हार्ट फेलियर में पेशेंट जाएगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा, उसकी वजह से गैस एक्सचेंज इम्पेयर होगी और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कॉज होगी। तो देखना है कि पेशेंट का कार्डियोवैस्कुलर इशू की वजह से उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पे कोई इफेक्ट आ रहा है। देन हम बात करते हैं असेसिंग रेस्पिरेशन की, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट जो है हम चेक करते हैं नॉर्मल 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट हम कंसीडर करते हैं रेट। उसके अलावा एपनिया हमने कहा ए एब्सेंस के, अगर यहाँ पे ए आ जाए, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, किसी पेशेंट में कोई ब्रीथिंग नहीं हो रही तो उसको हम एपनिया का नाम देंगे। फिर ब्रेडिपनिया, अगर तो आपकी रेस्पिरेशन जो है वो स्लो है, एबनॉर्मल स्लो है, नॉर्मली हमने कहा 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है, अगर 12 से बिलो चली जाती है तो वो ब्रेडिपनिया में आ जाती है। अगर 20 से बहुत ज़्यादा 25, 26 इतने पे आपकी रेस्पिरेशन जा रही है तो वो एबनॉर्मली फास्ट में जा रही है, तो आपने 1 मिनट तक ऑब्जर्व करना है कि आपका रेस्पिरेटरी रेट कितना है। 1 एक्सहेलेशन और 1 इनहेलेशन को हम 1 ब्रीथ के तौर पे काउंट करते हैं। फिर हमने डेप्थ चेक करनी है कि रेस्पिरेटरी डेप्थ का मतलब होता है कि कितनी एयर मूव कर रही है और आउट ऑफ द लंग मूव कर रही है हर ब्रेथ के साथ, कितनी एयर इन मूव कर रही है और कितनी आउट मूव कर रही है। रेस्पिरेटरी ब्रेथ नॉर्मल भी हो सकती है कि एयर इन और आउट नॉर्मली मूव कर रही है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे, चेस्ट और एब्डोमेन राइज हो रहे हैं और फॉल कर रहे हैं, कंफर्टेबल एफर्टलेस है। डीप भी हो सकती है, शैलो भी हो सकती है। डीप को हम हाइपरनिया का भी नाम देते हैं। ब्रेथ लार्जर होते हैं देन नॉर्मल और लॉट ऑफ एयर जा रही होती है लंग्स में, चेस्ट और एब्डोमेन नोटिसेबली, मतलब हमें पता चल रहा होता है ये कितना राइज कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज में हो सकता है, एंजाइटी में हो सकता है। फिर शैलो जिसमें स्मॉल और ब्रेथ, ठीक है, लेस एयर एंटर हो लंग्स में, पेन में, सेडेशन में, रेस्पिरेटरी मसल की वीकनेस में ये कंडीशन हो सकती है। देन हम हाइपर वेंटिलेशन की बात करते हैं, ब्रीथिंग जो बहुत ज़्यादा फास्टर हो, नॉर्मल से डीपर हो और वो बहुत टू मच कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवा रही हो ब्लड से,
ठीक है। तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है ब्लड गैसेस पे, अगर हाइपर वेंटिलेशन हो रही हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है और ब्लड पीएच का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब पेशेंट रेस्पिरेटरी अल्कोसिस में जाता है। ये एंजाइटी में हो सकता है, फीवर में, हाई एल्टीट्यूड में, या किसी लंग डिजीज़ में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डिक्रीज़ हो रहा हो और ब्लड पीएच लेवल इंक्रीज़ हो रहा हो, तो उसे हम पीएच इंक्रीज़ करती है तो वो अल्कोसिस में जाती है, और ये रेस्पिरेटरी अल्कोसिस में हम कहते हैं। तो बॉडी इसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है। फिर हम हाइपोवेंटिलेशन की बात करें, ब्रीथिंग जो स्लोअर हो, ठीक है, शैलो हो नॉर्मल से, और वो एनफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव ना कर पा रही हो, तो उसकी वजह से जब वो एनफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होगी तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होगा तो ब्लड पीएच लेवल डाउन जाएगा और पेशेंट किस में जाएगा, एसिडोसिस में जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। ये हो सकता है जब हम सेडेटिव दे रहे हैं या चेस्ट ट्रॉमा कर रहे हैं, तो उसकी चेस्ट ट्रॉमा हुआ है तो उसकी कंडीशन में हो सकता है। मतलब हाइपर वेंटिलेशन में हम गहरे गहरे सांस ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रिमूव हो रहा है बॉडी से, और बॉडी किस में जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो हो रहा है और बॉडी जा रही है रेस्पिरेटरी अल्कोसिस में, क्योंकि पीएच लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है। ऐसे हाइपो वेंटिलेशन में वो शैलो स्लो ब्रीथिंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी रिमूव नहीं हो पाती, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है, हाई हो जाता है, और ब्लड पीएच लो हो जाती है और पेशेंट किसकी तरफ जाता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ जाता है। फिर हम रिदम की बात करते हैं। रिदम ऑफ रेस्पिरेशन में हम पैटर्न कहते हैं रेगुलरिटी कि स्पेसिंग कितनी है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दरमियान, रेगुलरली ब्रीथ हो रही है, एक ब्रीथ और फर्स्ट ब्रीथ और सेकंड ब्रीथ के दरमियान एक ही टाइम ड्यूरेशन आ रहा है, तो ये चीज़ें हम चेक करते हैं। फिर हम एबनॉर्मल अगर हम कहीं चेन स्ट्रोक और कस्मल रेस्पिरेशन, ये हम कहते हैं। चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन होती है कि अगर ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है डेप्थ में और रेट में, और फिर फौरी तौर पे ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। पहले डेप्थ और रेट रेस्पिरेशन का ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है, और ये साइकिल जो है वो 30 सेकेंड टू 2 मिनट्स तक रहता है, फिर दोबारा से रिपीट करता है, तो ये एबनॉर्मल होती है। फिर कस्मॉल रेस्पिरेशन की बात करें, इसमें जो रेस्पिरेशन है वो रैपिड होती है, डीप होती है और लेबर्ड होती है, मतलब पेशेंट को एफर्ट करनी पड़ती है सांस लेने के लिए। फिर हम क्वालिटी ऑफ करैक्टर की बात करें, इसमें हम देखते हैं कि क्वालिटी के कितना आपका ब्रीथ उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी साउंड कितनी है, नॉर्मल है, स्मूथ है, एफर्टलेस है, तो ये क्वालिटी चेक करते हैं। डिस्नी हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को भी कहते हैं, लेबर्ड ब्रीथिंग को भी कहते हैं, डिफ़िकल्ट है या अनकम्फर्टेबल ब्रीथिंग है जिसमें आप रेस्टलेसनेस कंडीशन में, एंजाइटी की कंडीशन में। फिर ऑर्थोपनिया की बात करें, मतलब जब आप फ्लैट हॉरिजॉन्टली लेटे हुए हैं, फ्लैट कंडीशन में लेटे हुए हैं, तो उसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील हो रही है, और वो पोजीशन चेंज करने से, सिटिंग पोजीशन से या स्टैंडिंग पोजीशन से, तो वो रिलीव हो जाती है। तो ये हार्ट फेलियर की कंडीशन में होता है, ये पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन में होता है, तो ये ऑर्थोपनिया है कि पोजीशन चेंज करने से अगर आप सांस प्रॉपर्ली नहीं ले पाते। फिर ऑब्जर्व करना है रिट्रैक्शन को। रिट्रैक्शन क्या होता है, रिट्रैक्शन होता है कि विजिबल जो नज़र आ रहा हो कि आपका चेस्ट वॉल कितना पुल इन हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, तो आपको कितना एफर्ट करनी पड़ रही है ब्रीथ करने के लिए, ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में होता है। नेज़ल फ्लेयरिंग को देखेंगे, वाइडनिंग ऑफ नोस्ट्रिल्स कितनी हो रही है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, तो इसे हम नेज़ल फ्लेयरिंग का नाम देते हैं। देन हम अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न कौन कौन से आ सकते हैं, रेट भी हमने डिस्कस कर लिया, वॉल्यूम, डिस्निया को भी डिस्कस कर लिया। देन हम ब्रेथ साउंड को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेथ साउंड, एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड कौन कौन सी होती हैं, जो इसमें एक स्ट्राइडर आ जाती है, हाई पिच हार्श साउंड, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जो आपके नेक या अपर एयरवे में हम सुनते हैं, अपर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, एयरवे नैरोइंग होने की कंडीशन की वजह से जो साउंड आती है उसे हम स्ट्राइडर का नाम देते हैं। फिर हम स्वेटर देखते हैं, ये लो पिच साउंड होती है, स्नोरिंग साउंड होती है, जैसे कोई स्टार्टे ले रहा हो, स्नोरिंग साउंड आ रही हो, ठीक है, और इसमें अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई आपके नेज़ोफेरेंस की, टॉन्सिल इंलार्ज होने की वजह से या नेज़ल कंजेशन होने की वजह से, वीजिंग साउंड आ जाती है आपके पास। वीजिंग साउंड क्या है, ये भी हाई पिच होती है, ये म्यूजिकल साउंड होती है और ये ड्यूरिंग एक्सपायरेशन होती है, ठीक है। ये कहाँ पे, लंग्स पे आपको सुनाई देती है, लोअर एयरवे जो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं या नैरो हो जाते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, ये एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी वजह से साउंड आती है। देन हम बबलिंग साउंड की बात करते हैं। बबलिंग साउंड अगर हम सुनते हैं फ्लूइड की वजह से, अगर फ्लूइड एक्मुलेट हो गया एल्व्यूलाई में, स्मॉल एयरवेज में, ये इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से जो आपको बबलिंग साउंड आएगी उसमें। देन हम चेस्ट मूवमेंट की अगर बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि चेस्ट मूवमेंट किस तरह से हो रही है। इसमें रिट्रैक्शन की बात करें
रिट्रैक्शन के कितना विजिबल आपको नज़र आ रहा है कि स्किन और मसल चेस्ट वॉल के कितना इनवर्ड मूव कर रहे हैं इंस्पायरेशन के दौरान। इसमें टाइप ऑफ रिट्रैक्शन हम इंटरकोस्टल डिस्कस करते हैं, सबस्टर्नल और सुप्रास्टर्नल। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स, ठीक है। अगर स्किन जो है जो रिब्स के दरमियान है वो इनवर्ड पुल करती है ड्यूरिंग एस्पायरेशन, तो उसे हम इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन का नाम देते हैं। फिर हम सुप्रास्टर्नल की बात करते हैं और सबस्टर्नल की बात करते हैं। अगर सबस्टर्नल रिट्रैक्शन की बात करें, ये अबव द स्टर्नम एट द बेस ऑफ नेक, ठीक है। वहाँ पे अबव द स्टर्नम जो स्किन है वो इनवर्ट पुल करेगी ड्यूरिंग एस्पायरेशन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ये सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शन में आता है। देन सबस्टर्नल की बात करें, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन अगर स्किन इनवर्ड मूव कर रही है तो ये सबस्टर्नल रिट्रैक्शन में आता है। फिर सिक्रीशंस कौन कौन सी होती हैं, कफ टाइप में आ जाती है, हेमोप्टाइसिस आ जाता है, मतलब आप अगर कफ कर रहे हैं और उसमें ब्लड आ रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, ब्राइट रेड या रस्ट कलर स्पूटम आ रहा है, तो उसे हमें मतलब आपकी जो स्पूटम है उसमें ब्लड आ रहा है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, लंग कैंसर की वजह से। उसके बाद हम प्रोडक्टिव कफ अगर कहें, कफ अकम्पनीड बाय एक्सपेक्टोरेटेड सिक्रीशन, ठीक है। कफ जिसमें सिक्रीशन आ रही हैं, स्पूटम आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, वेट है वो कफ, क्लियर है, येलोइश कलर में स्पूटम आ रहा है इन्फेक्शन की वजह से, ये क्रोनिक लंग डिजीज़ की वजह से। नॉन प्रोडक्टिव कफ इसे हम ड्राई कफ भी नाम देते हैं, जिसमें लिटल या नो स्पूटम, मतलब कोई स्पूटम नहीं है या थोड़ा बहुत स्पूटम आ रहा है किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से। उसके बाद उसने कहा कि आपने रेस्पिरेशन को असेस करना है, ठीक है। पल्स रेट के बाद आपने राइज एंड फॉल ऑफ पेशेंट चेस्ट देखनी है, रेस्पिरेशन के साथ कितना आपका पेशेंट का चेस्ट राइज हो रहा है, कितना फॉल हो रहा है। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन चेक करनी है, रेस्पिरेशन की क्वालिटी रेगुलर है, इरेगुलर है, डिस्निया तो नहीं है और थोपनिया तो नहीं है, तो ये सारी हमने असेसमेंट करनी होती है। तो आज हमने रेस्पिरेशन को डिस्कस किया कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। हमने कहा कि वेंटिलेशन, डिफ्यूजन, परफ्यूजन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने क्वालिटी, रिदम, अगर रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, और अगर रेस्पिरेटरी लेवल डिक्रीज़ हो रहा है तो उसे हम ब्रेडिप्निया का नाम देते हैं, और अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे टेकिप्निया का नाम देते हैं। और नॉर्मल कितना होता है, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। तो रेस्पिरेशन को ओवरऑल हमने डिस्कस किया, इसको असेस कैसे करेंगे, नॉर्मल और एबनॉर्मल साउंड्स कौन कौन सी होती हैं वो हमने डिस्कस की। कल इंशाल्लाह हम ब्लड प्रेशर का टॉपिक डिस्कस करेंगे।